गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको पता है स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके फर्स्ट 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है। सेकेंड यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 और 6 तो हमने कम्प्लीटली किए हैं और चैप्टर 7 को मैं शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करवा रही हूँ। चैप्टर 7 है आपका, चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सिस्टम का, पूरी बॉडी का मास जो है एक्ट करता है। एक्ट भी नहीं करता, एक्चुअल में सपोज किया जाता है कि जैसे मान लो सपोज मेरे पास एक पेन है ये, तो इस पेन का मास कोई ना कोई एक यूनिवर्स में, स्पेस में, इस पेन के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि उस पॉइंट पर हम सपोज करते हैं कि होल मास ऑफ दिस पेन इज कंसंट्रेटेड, कि बॉडी का पूरा मास है जो कंसंट्रेट होगा, उस पर सपोज करते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो डेफिनेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी is supposed to be concentrated. This is the center of gravity. उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना सीखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल लाइंग इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के तरीके हैं, एक तो समेशन वाला तरीका है, एक इंटीग्रेशन वाला तरीका है। ये डिपेंड करता है। देखो, अगर आपके पास बॉडी इस तरह की है, पार्टिकल्स डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब उसको काउंट कर सकते हो। क्लियर है? काउंट का मतलब सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई 10 बीड्स रखी, ठीक है, उनको आपने काउंट कर लिया, तो जिसको आप काउंट कर सकते हो दैट इज डिस्क्रीट। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं समेशन वाला फॉर्मूला। और जो बॉडी कॉन्टिन्यूस होती है, कॉन्टिन्यूस का मतलब जिसमें आप काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होती है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज करो ये जो सामने चेयर रखी हुई है ये है, इस चेयर का क्या आप एक एक पार्टिकल कर सकते हो? नहीं, इसका पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, पेन को मैं देखूँ तो एक तरह से पूरा का पूरा क्या है, पार्टिकल काउंट नहीं कर सकते आप इसको। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कॉन्टिन्यूस बॉडी लेनी पड़ेगी। तो जहाँ कॉन्टिन्यूस बॉडी होती है वहाँ हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं फॉर्मूले में, और जहाँ डिस्क्रीट होती है वहाँ समेशन यूज़ करते हैं। तो देखो, अगर आपके पास सपोज करो ये बॉडी है, अच्छा यहाँ आपका सपोज करो ये आपके पास बॉडी है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई एक फिक्स्ड पॉइंट आपको सपोज करना पड़ता है। लेट ओ इज द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब जब पार्टिकल डिस्क्रीट है, कोई ना कोई ये पार्टिकल के मासेस हैं। मान लो सपोज करो आपके पास 10 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल है। ओ से फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस x1, सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस x2, थर्ड का x3, फोर्थ का x4 एंड सो ऑन, ठीक है। और पार्टिकल के मासेस अगर हैं m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन अप टू m10, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगी? m1 x1, देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके पास लेट दिस इज ए, कोई भी आपके पास एक बॉडी दे रखी है, इसके ये दिस इज ओ फिक्स्ड पॉइंट, एक पार्टिकल यहाँ लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो यहाँ तक ले लिया मैंने, ठीक है। इस पार्टिकल का मास m1, इसका m2, इसका m3 एंड सो ऑन, इसका मास m10। फिक्स्ड पॉइंट से फर्स्ट मास का डिस्टेंस x1, सेकंड का x2, थर्ड का x3, फोर्थ का x4, ऐसे करते करते आपके पास x10 तक पहुंच जाओगे। तो इस बॉडी की अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, मैं उसको इंडिकेट करूंगी x बार से। क्या होगी? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन m10 x10 डिवाइडेड बाय मासेस का सम m1 m2 m3 एंड सो ऑन अप टू m10। तो ये आपके पास इसमें समेशन फॉर्म में लिख रखा है mj xj डिवाइडेड बाय समेशन mj, j रनिंग फ्रॉम 1 to n।
तो ये आपका निकालने का तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स ये 1 डायमेंशन में है, अगर 2 डायमेंशन में हो तो वाई कोऑर्डिनेट और साथ आ जाएगा। जैसे देखो 2 डायमेंशन में होगा तो जैसे मैंने एक्स बार लिखा है ऐसे मैं क्या लिखूंगी, वाई बार। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर साल आता है कि टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड या थिन यूनिफॉर्म रॉड। स्टूडेंट्स ये जो आर्टिकल है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और हर साल आता है। इसको करने के भी 2 तरीके हैं। अगर आप डिस्क्रीट लोगे तो आप समेशन वाले तरीके से कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस लोगे तो इंटीग्रेशन वाले तरीके से। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पेपर में अगर आता है तो आप दोनों ही मेथड से कर दो, ताकि आपका जो मार्क्स हैं कटने का कोई ऑप्शन ना रहे। क्लियर है। और दूसरा आपको रिजल्ट आपको पता ही है कि जो भी कोई यूनिफॉर्म रॉड आप लेते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहाँ एक्ट करती है, मिड पॉइंट पर एक्ट करती है। ठीक है, वही इसमें हमें फाइंड आउट करना है जो आप यूज़ करते हो, अभी तक यूज़ करते आए हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मिड पॉइंट पर एक्ट करती है। उस पर वेट आप टाई करते थे, वो चीज़ें हम प्रूव करेंगे। देखो लेट ए बी ए रोड है आपने ली, जी इसका मिड पॉइंट, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम प्रूव करेंगे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया, मिड पॉइंट, जी इज द मिड पॉइंट। फिर एक पॉइंट आपको कंसीडर कर लेना है जी के राइट में पी। अगर जी के राइट में कोई पॉइंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जरूर इतनी ही डिस्टेंस पर कोई ना कोई पॉइंट भी होगा, क्योंकि रोड आपकी खत्म नहीं हो रही। तो इस डिस्टेंस पर अगर पी पॉइंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस डिस्टेंस पर क्या पॉइंट हुआ, क्यू पॉइंट हुआ। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या बनेगा, जी। तो इट मीन्स 2 पॉइंट लिए मैंने, तो इसका मिड पॉइंट इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई वो क्या आई, जी आई, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट क्या है, दोनों का जो वेट है वो कहाँ सपोज किया जाएगा, इसके यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह मैं और पॉइंट लेती चली जाऊँ, दूसरा P1 लिया, P2 लिया, P3 लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आपके पास पॉइंट आते चले जाएंगे। बट हर केस में आपके पास जी क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा जहाँ पर मास एक्ट करेगा। तो मिड पॉइंट आपके पास जी क्या बन जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको जस्ट ये वर्डिंग में लिखना है, लेट ए बी द गिवन रॉड, जी बी इट्स मिडल पॉइंट, consider an element P of the rod on one side of G, then there exists an equal and similar element Q on the other side of G at the same distance from it. The CG of these equal element P and Q at the middle point of PQ. इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा, इसके मिड पॉइंट पे आएगा। और स्टूडेंट मैं बता चुकी हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं होती बॉडी के अंदर लाई करे, बाहर भी आ सकता है। जैसे यहाँ 2 बॉडी हैं P और Q, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनसे बाहर है, इसके मिड पॉइंट पर है। Hence the whole rod can be divided into such pair of elements, each having its CG at G. Hence the CG of whole rod AB is at middle point. Students ये आप अच्छे से कर लेना रोड वाला। उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म लैमिना इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर एक पैरेललोग्राम है आपके पास तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एक्ट करता है, जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। आपको पता है डायगोनल हमेशा मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यही इसका क्या बनेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आपको शॉर्ट के हिसाब से इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉन्ग के हिसाब से ही जरूरत है। ठीक है, तो आप जस्ट रोड का कर लेना, इसका ऐसे रिजल्ट याद करना कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पर एक्ट करती है। फिर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना। आपको पता है ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ एक्ट करता है, सेंट्रोइड पर। तो इस आर्टिकल में वही किया गया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिवाइड्स एवरी मीडियन इन रेशियो 2:1। इट मीन्स क्या बन गया, जो CG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंट्रोइड, क्योंकि आपको पता है सेंट्रोइड ही मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 की रेशियो में। उसके बाद आप स्टूडेंट्स ये स्किप कर देना, ये आप खुद एक बार देख लेना इसका रिजल्ट क्या है। क्वाड्रिलेटरल, सर स्टूडेंट्स ये डिफरेंट ना ज्योमेट्रिकल फिगर आपके पास है। ठीक है, तो इनके आपको प्रूफ नहीं करने हैं, बस रिजल्ट याद रख लेना कि किस फिगर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहाँ एक्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी बाय इंटीग्रेशन। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये समेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अगर पार्टिकल्स आपके डिस्क्रीट हों। डिस्क्रीट की बजाय अगर कॉन्टिन्यूस होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला,
एक्स बार क्या होगा एक्स dm, जैसे आपने देखो वहाँ क्या किया था, m और x को मल्टीप्लाई किया था फिर समेशन किया था। यहाँ x और dm का मतलब स्मॉल मास मीन्स, जैसे देखो अगर आपके पास ये बॉडी है इस तरह से, तो आपको इसमें छोटा सा एक पार्टिकल लेने हैं, छोटे से इसमें से एक पोर्शन निकालना है और इसका स्मॉल पोर्शन है, तो इसलिए पूरे का मास अगर मेरे पास m था तो इस छोटे का मास, छोटे वाले पोर्शन का मास हो जाएगा dm, ठीक है। और इस dm को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगी पूरे के अलोंग, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसकी आ जाएगी, पूरे की आ जाएगी। इसमें देखो जब इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स हम यही करते हैं, जिस भी टाइप की आपके फिगर दे रखी हो उस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं और स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के इंटीग्रेट कर दो थ्रू आउट, तो आपके पास पूरे का निकल जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वही किया है, देखो स्मॉल एलिमेंट का मास dm, ठीक है, ये भी मास है और आपने समेशन में किया था ना, मास को और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ समेशन की जगह यहाँ क्या इंटीग्रेशन, तो x बार इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। ऐसे ही y बार, क्योंकि 2 डायमेंशन में लोगे तो आपको y की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड, मैंने आपको बताया था कि इस आर्टिकल के 2 तरीके हैं, एक आप डिस्क्रीट के तरीके से कर सकते हो, एक आप कॉन्टिन्यूस के तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको कॉन्टिन्यूस के तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। तो लेट ए बी इज द रॉड, ए को मैंने फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी आप रॉड लेते हो, कोई भी आप ज्योमेट्रिकल फिगर लेते हो, तो उसमें एक आपको स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। और ये स्मॉल एलिमेंट मैंने यहाँ क्या लिया है, पी क्यू, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट। तो मैंने एक पी डिस्टेंस पर पी इज एट ए डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर लिया पी क्यू एलिमेंट, और पी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि जो आपके पास ये एलिमेंट है, दिस एलिमेंट की थिकनेस है वो कितनी है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, x इंटू dm, मतलब इस एलिमेंट का मास निकालना है। जब भी स्टूडेंट्स आप इंटीग्रेशन से क्वेश्चन करोगे तो हमेशा मास पर यूनिट लेंथ लेके आप काम करोगे। लेट ए बी इज इक्वल टू ए बी ए थिन यूनिफॉर्म रॉड, एम बी इट्स मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ का मास m है, तो इस यूनिट की लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स, तो इस यूनिट का, इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, m डेल्टा एक्स, क्योंकि एक यूनिट का मास m है तो डेल्टा एक्स का कितना हो जाएगा, m डेल्टा एक्स। तो मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू कितना हो गया आपका, डेल्टा m डेल्टा एक्स। इसमें पुट कर दो, x बार इज इक्वल टू x dm, देखो ये x तो एज इट इज रखा, और dm का मतलब स्मॉल एलिमेंट का मास, स्मॉल एलिमेंट का मास कितना है, m डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, dx, क्योंकि इंटीग्रेट करूंगी तो डेल्टा एक्स की जगह वेरिएबल हम यूज क्या करते हैं, dx, m dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, dm मतलब स्मॉल मास, स्मॉल एलिमेंट का मास वो कितना है, m डेल्टा एक्स, तो क्या लिख दिया, m dx। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेकर a तक, क्योंकि आपकी जो रोड है वो उसकी लेंथ कितनी है, a है। 0 से लेकर अगर a तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी रोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप इसको सोल्व कर लेना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई a/2। तो स्टूडेंट्स पेपर में अगर ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसके दो केस बना के कर लेना कि इफ़ पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट तो वो आप कर देना, इफ पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूस ये कर देना। और स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो कि आपको दोनों नहीं आते हैं, एक आता है, तो जो भी आपको अच्छे से आता है सिर्फ वो कर देना, दोनों मत करना। अगर आते हो दोनों तो करना, अदरवाइज जौन सा आपको बहुत अच्छे से आता है कि जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उसको आप कर देना। तो आगे भी स्टूडेंट्स वही है, जैसे मैंने डिस्क्रीट में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर में बताया था कि आपको लर्न करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पर है, वही सारा यहाँ है। बस वहाँ समेशन वाले फॉर्मूले से किया हुआ था, यहाँ आपको इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से करना है। बट आप लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको लास्ट रिजल्ट आप पिछले इसमें कर ही लिया होगा आपने, समेशन वाले में कर लेना, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है। थर्ड यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, एक 8th चैप्टर है, एक 9th चैप्टर है। 8 चैप्टर से पूरा फुल क्वेश्चन आता है, 9 चैप्टर से पूरा फुल क्वेश्चन आता है। 9th हमने कंप्लीट किया है और 8th में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूँ। सबसे पहले है वर्चुअल वर्क, चैप्टर का नाम है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क से पहले डेफिनेशन है वर्क की, ठीक है। वर्क क्या चीज़ है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू डू वर्क। अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, ठीक है,
देखो सपोज करो मेरे पास ये बुक रखी हुई है, मैं इस पे फोर्स लगाती हूँ और मैंने फोर्स हल्का सा लगाया, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है कि यही है, थोड़ा और फोर्स बढ़ा रही हूँ, नहीं मूव कर रही। तो ऐसे करते करते जब मैंने एक फोर्स ऐसे इतनी स्टेज तक आ गया कि ये बॉडी मूव कर गई, तो फोर्स जब इस तरह से लगता है कि बॉडी मूव कर जाती है, जो एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो डिस्प्लेस हो जाता है, मीन्स कुछ डिस्टेंस जो है ट्रैवल हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू डू वर्क व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, वर्क का फॉर्मूला होता है F.dr। डी एफ का मतलब जो फोर्स अप्लाई किया है, डी आर का मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उनकी डॉट प्रोडक्ट। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये आप देख लेना। देखो यहाँ देखो, इन केस द पॉइंट मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑफ एफ, कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो एफ डॉट डी आर को खोलते हो तो कैसे खोलोगे, एफ डी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा 0, तो आपके पास फोर्स कितना आ जाएगा, एफ डी आर। और अगर सपोज करो आपकी डिस्प्लेसमेंट ऐसी हुई कि 90 डिग्री पे हुई, कि जो आप जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उससे अपोजिट उससे 90 डिग्री के एंगल पर जो है डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो उस केस में वर्क डन 0 होता है। जैसे आपको आगे दिखाती हूँ मैं, ये देखो, इन केस द वर्क डन इज 0, एफ डी आर कोस थीटा 0, आइदर डी आर, ये छोड़ो आप, यहाँ देखो, या चलो बता ही देती हूँ। इन केस वर्क डन इज 0, एफ डी आर कोस थीटा 0, यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी है, या तो डी आर 0 होगा, या कोस थीटा 0 होगा, या एफ 0 होगा। जब फोर्स आप लगा ही रहे हो तो एफ तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो कब 0 होगा, या तो डी आर 0 हो जाए या थीटा 0 हो जाए। डी आर 0 का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है, ठीक है। वो तो हमने डेफिनेशन में भी बोला है कि डिस्प्लेसमेंट होनी जरूरी है तभी वर्क आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची, थीटा इज इक्वल टू 90। द वर्क डन बाय ए फोर्स इज 0 इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट हैव एनी डिस्प्लेसमेंट और हैज ए डिस्प्लेसमेंट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ एफ, कि अगर उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है जिससे अपोजिट मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है। अगर मान लो फोर्स मैंने अपवर्ड लगाया है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं सॉरी, अगर मैंने फोर्स अपवर्ड लगाया है और आपकी जो डायरेक्शन है, जो मोशन की डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो भी फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0। और ये अपोजिट डायरेक्शन वाला खुद पढ़ लेना स्टूडेंट्स, वहाँ पाई 90 डिग्री को थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से स्टूडेंट्स, हर चैप्टर के अंदर आपको यूनिट्स बहुत अच्छे से करनी है। हर साल देखा जाता है कि यूनिट्स तो का एक क्वेश्चन 100% पूछते हैं। तो यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है, यूनिट्स ऑफ वर्क। फिर यूनिट्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट। जैसे फिर देखो आपको बताती हूँ मैं, आपके पास जब भी आप यूनिट करोगे तो हमेशा 2 पार्ट होंगे, एक होगा एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है, और एक होगा ग्रेविटेशनल यूनिट। फिर इनके अंदर भी आपके पास 3 सिस्टम होंगे। एब्सोल्यूट यूनिट के 3 पार्ट होंगे, ठीक है। एक पार्ट होगा एफपीएस सिस्टम, एक होगा सीजीएस सिस्टम और एक होगा एमकेएस सिस्टम। ऐसे ही ग्रेविटेशनल यूनिट के भी 3 पार्ट होंगे, एक होगा एफपीएस सिस्टम, एक होगा सीजीएस सिस्टम और एक होगा एमकेएस सिस्टम। तो पेपर में अगर यूनिट आता है तो पहले आपको तीनों इस तरह से सारी डिस्कस करनी है कि यूनिट 2 टाइप से होती है, एक एब्सोल्यूट यूनिट और एक ग्रेविटेशनल। फिर एब्सोल्यूट में तीनों सिस्टम में बताओगे क्या वैल्यू है, ग्रेविटेशनल में बताओगे। जैसे देखो यूनिट्स ऑफ वर्क है, ये एब्सोल्यूट यूनिट है। एफपीएस सिस्टम में क्या होती है, वर्क यूनिट फुट पाउंडल, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, अर्ग। एमके सिस्टम में क्या होती है, जूल। इसी तरह ग्रेविटेशनल यूनिट में भी 3 पार्ट आएंगे। एफपीएस सिस्टम में क्या यूनिट होती है वर्क की, फुट पाउंड। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर और एमकेएस में किलोग्राम मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपको 6 की 6 यूनिट्स लिखनी पड़ती हैं जब आपको 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं। अब आती है वर्चुअल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन। यहाँ आ जाओ सीधा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछते हैं इसके प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की। देखो क्या स्टेटमेंट है, इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज बी इन इक्विलिब्रियम
If the system is supposed to undergo a small displacement consistent with its geometrical condition, the algebraic sum of virtual work done by the system of forces is 0. देखो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है और वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपका इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट्स 1 मिनट के लिए मैं इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके बताती हूँ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क।